हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा मॉलिक्यूलैरिटी का। मॉलिक्यूलैरिटी, ओके। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे रिकैप्स हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हर टॉपिक का कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले वीडियो से होता है। चलिए, पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमें कंसेप्ट चाहिए होगा, जरा उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें सबसे पहले चाहिए होगा नॉलेज ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है। और फिर एक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई एक टर्म मैं यूज करूंगा और बार बार यूज करूंगा कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक। और कुछ रिएक्शन होते हैं जिनको हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बताता हूं कि कोलिजन थ्योरी में आपने क्या सीखा था। इस पर एक पूरी वीडियो में बना चुका हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। पर उसके दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आज बताऊं आपको, वो ये कि कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज, जब मैं बोलता हूं मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज, क्योंकि रिएक्शन करने वाला एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी केमिस्ट्री में पाई जाने वाली कोई स्पीसीज हो सकती है, या केमिस्ट्री की स्पीसीज यानी केमिकल स्पीसीज हो सकती है। वो जब आपस में कोलाइड करते हैं, क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी? बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं होती है, पहली बात। और कोलिजन जब होता है तो दो बैरियर होते हैं किसी मॉलिक्यूल के पास, वो जब उसको ओवरकम कर जाता है तभी रिएक्शन होती है। और एक बैरियर को बोलते हैं हम, जो पहला बैरियर था उसे आप बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है। और दूसरा जो बैरियर था उसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। दो बैरियर थे। तो एनर्जी बैरियर को आप उसको हेल्प करते हैं, कैसे? आपने टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो जब टेम्परेचर देने के बाद जो एनर्जी आप देते हैं, उसके लिए हमने टर्म यूज किया था कि भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी उस मॉलिक्यूल को चाहिए होगा, तब जाके वो रिएक्शन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि ऐसा भी जरूर नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो अच्छे से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। एंड ओरिएंटेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? आपने पढ़ा SN2 मैकेनिज्म, अगर आपको याद हो। SN2 मैकेनिज्म में अगर आपको याद ही होगा, बहुत प्यारे बच्चे हो, वो ये था कि अगर आपको हल्का फुल्का अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूं। आपको अच्छे से पता है कि जो OH नेगेटिव था एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो इस तरफ से नहीं आ रहा था, वो बैक साइड से अटैक कर रहा था, अगर आपको याद हो। तो हम कह सकते हैं कि OH का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, चाहे कितनी भी एनर्जी से, ध्यान सुनना, OH इस मॉलिक्यूल पे Br की तरफ से अगर आएगा तो कितनी भी एनर्जी से आ जाए, रिएक्शन नहीं होगी जब तक वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं आएगा। तो ओरिएंटेशन कभी भी मैं बोल रहा हूं, अब जब बोलूंगा वर्ड तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि मैंने ये समझाया था कि OH SN2 मैकेनिज्म में इस ओरिएंटेशन में आने के बाद ही रिएक्शन कर पाता है। दो चीज होनी चाहिए किसी मॉलिक्यूल के पास अगर उसे रिएक्शन करना है। नंबर वन, क्या? एक तो प्रॉपर एनर्जी, जिसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन हो पाएगी। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद जरा नेक्स्ट बात करते हैं। जरा मैं कपड़ा ढूंढूं कहां भैया। ये एक बात कर ली, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। छोटी छोटी बातें हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए, तो कोलिजन थ्योरी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जरा इसको आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको। देखिए, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, लिखिए, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in a single step. देखिए, the reaction that takes place in a single step is known as elementary reaction. मैंने क्या बोला? The reaction that takes place in single step, यानी एक बार में रिएक्शन हो जाना चाहिए, एक स्टेप में, ठीक है, उसे आपने क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो क्या होता है? देखिए जरा, a complex reaction is a type of reaction. A complex reaction is a type of reaction which takes place in multiple steps. Which takes place in multiple steps. तो मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल, ध्यान सुनना बच्चे। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात क्या है? It takes place in single step. एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जो होती है रिएक्शन, वो मल्टीपल स्टेप में होते हैं, यानी खूब सारे स्टेप लेके ही रिएक्शन होती है।
मल्टीपल स्टेप, एक स्टेप में मल्टीपल स्टेप में। ठीक है बच्चा, तो तीन जो हमने कंसेप्ट थे उसे रिवाइज कर लिए और अब इसे बार बार हम यूज करेंगे। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हम क्या, टॉपिक हमारा आज का है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपको कोई बोलता है मॉलिक्यूलैरिटी, तो आपके दिमाग में शायद ये बात आई होगी कि इस टॉपिक का रिलेशन कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से है। ठीक है, राइट। अब आपकी सारी की सारी जो दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा कि टॉपिक किसके बारे में है, फटाफट दूर कर देता हूं। पर एक बात लिख लीजिए, देखिए, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, चेक कीजिए, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन refers to the number of reacting species. क्या? The number of reacting species, the number of reacting species that collides simultaneously. The number of reacting species. अच्छा एक काम करते हैं, जहां पे लिखा द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ब्रैकेट लिखिए। जो रिएक्टिव स्पीसीज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, आप लिखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटसेट्रा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं कि द टर्म मॉलिक्यूलैरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या हो सकती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक, comma, that collides, अब एक वर्ड देखिएगा, that collides simultaneously, and effectively, that collides simultaneously and effectively to form products. दोबारा बोल रहा हूं, द टर्म मॉलिक्यूलैरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। खास बात क्या है, दैट कोलाइड्स साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब एक काम करते हैं, पहले जरा इसको जरा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी का कंसेप्ट हम थोड़ा सा अलग तरीके से सीखते हैं तो मजा नहीं आएगा। क्या सुनना बच्चे, शर्त क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। पहली बात शर्त क्या है कि मॉलिक्यूल्स आए आपस में कोलाइड करें, पहली शर्त। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली। इस वर्ड का यहां पे जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस क्या है वो सुनिए। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि वो ये बोलता है कि जबकि शर्त यह है कि मॉलिक्यूल्स एक साथ आने चाहिए, एक साथ। चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए एक छोटी सी प्लेट में, ध्यान सुनना, एक छोटी सी प्लेट में एक रसगुल्ला है, और एक छोटी सी प्लेट में एक छोटा सा रसगुल्ला, छोटा वाला रसगुल्ला। और अगर मान लीजिए खूब सारे लोग झपट्टा मारते हैं, खूब सारे दोस्त हैं झपट्टा मारते हैं एक बार में, तो मुझे एक बात बताइए कि उस कटोरी में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में कितने हाथ आ सकते हैं एट द मोस्ट उस कटोरी पे, पहली बात तो ये। और रसगुल्ले को कितने लोग टच कर रहे होंगे, सोच के देखिए, रसगुल्ले को इफेक्टिवली कितने लोगों ने टच किया होगा। अगर 50 लोग भी उस छोटी सी कटोरी में जो रसगुल्ला रखा हुआ है छोटा सा, उस रसगुल्ले को अगर मान लीजिए आप झपट्टा मारते हैं तो कितने लोगों का हाथ एक्चुअल में उस रसगुल्ले में पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं, एट द मोस्ट 1 2, एट द मोस्ट 3। ठीक है, राइट। और आएगा किसी एक हाथ में, तो अगर वो बटेगा भी ना तो 2 या 3 के साथ ही बढ़ जाएगा। तो वो छोटी रसगुल्ली सिर्फ 2 या 3 लोग बटेगी, मतलब कि एट द मोस्ट 3 ही हाथ कोलाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप एग्जांपल लीजिएगा, लिखिए वहां पे क्या लिखिए, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। देखिए, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि भाई तीनों मॉलिक्यूल्स को, यानी जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक साथ आना है।
एक साथ, ऐसा नहीं कि एक आया फिर दूसरा फिर तीसरा ना, एक साथ आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनको कोलाइड करना है। और तीसरी बात ये है कि कोलाइड करने के बाद रिएक्शन होनी है, बट एक और चीज चाहिए, ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्यों ऐसा क्यों हुआ, उस वाले एग्जांपल में अभी जो आपको एग्जांपल दिया, ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक आधे बंदे का हाथ रसूल तक पहुंचे, जबकि बाकी लोग जो ट्राई कर रहे थे उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका हाथ इस तरह से नहीं आया कि वो रसूल तक पहुंच सके। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए एंड प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए। अब हाथ में जान बहुत थी, आप घुसाया हाथ, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जब भी रिएक्शन करना होगा तो दो चीजें ख्याल रखिएगा, प्रॉपर एनर्जी, जिसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। दो चीजें हैं, ठीक है बच्चा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। ये लिख लीजिएगा कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इन प्रैक्टिकल कैन नॉट बी मोर देन 3। एक बात ये हो गई, ठीक है बच्चा, इतनी बात नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा इसको हम आगे लेके चलते हैं इस टॉपिक को, और ये सारी चीजें हम जरा रब कर देते हैं। अब देखते हैं कि मॉलिक्युलरिटी के हिसाब से आपको कैसे क्या समझ में आ रहा है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है, सीधा रिएक्शन है, PCl5 दैट गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2, एक छोटी सी रिएक्शन, ठीक। अगर मैं इस पे रेट एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, PCl5, ठीक है बच्चा। अब चेक करना, रेज़ टू पावर 1, PCl5 रेज़ टू पावर 1। अब अगर आपसे पूछा है कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो आप बोलेंगे मुझे रिएक्टिंग स्पीसीज दिख रही है एक, PCl5, बस एक ही है भाई, वही टूट रहा है, यानी PCl5 ही टूट रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ एक। अच्छा मॉलिक्यूल है क्या? यस, PCl5 एक मॉलिक्यूल है। तो अब ठीक है, अब मॉलिक्यूल का रिलेशनशिप मॉलिक्युलरिटी से कुछ भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल जो शब्द है इसका मॉलिक्युलरिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चा। इतनी सी बात ये है कि PCl5 एक मॉलिक्यूल है, इसमें वो एक अलग बात है, ठीक है बच्चा। अब कितने मॉलिक्यूल से? एक। चलिए अब बात ये है कि हम मॉलिक्युलरिटी को थ्योरेटिकली सोच रहे हैं क्या, कि भाई इसमें एक दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल, पार्टिसिपेट करता हूं, तो हम कब बोलेंगे कि इस रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी हुई वो आप कह सकते हैं कि भाई थ्योरेटिकली दिखाई दे रहा है क्या बेटा, कि मुझे थ्योरेटिकली दिखाई दे रहा है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1 मान लिया। अच्छा अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हमेशा आप प्रैक्टिकली, है ना। तो प्रैक्टिकली इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 आती है। इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है बेटा? 1, ठीक है बच्चा। अब ध्यान सुनना बच्चे, बहुत ही ध्यान सुनना बच्चे। अब ये कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए जब भी आप मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे, ठीक है बच्चा। तो हमने कहा कि मॉलिक्युलरिटी का जो मतलब होता है वो सिर्फ उस रिएक्शन से होता है, ध्यान सुनना, कौन सी रिएक्शन से? ये रिएक्शन होनी चाहिए एलिमेंट्री। कैसे होनी चाहिए? एलिमेंट्री। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके बताते हैं कि ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी ये एक स्टेप में होती है। क्या मैं बोला? हमने एक्सपेरिमेंटली ढूंढा कि ये रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, तो इसे बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक, जैसे ही बोला एलिमेंट्री, अब आगे बात करो, इससे पहले नहीं, जैसे ही बोला एलिमेंट्री अब आगे बात करो। अब बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 1। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? ठीक, 1 मान लिया। और ऑर्डर क्या है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, तो कितना आ रहा है? 1। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी भी 1 हुई और ऑर्डर भी 1, बिल्कुल ठीक। और चूंकि इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है तो इस टाइप के रिएक्शन बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये आपका एग्जांपल एक ले लिया मैंने, जिसे बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे आप नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आपको सेकंड एग्जांपल लेता हूं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैं रिएक्शन लेता हूं आपके लिए, क्या? 2HI, ठीक है, दैट गिव्स यू H2+I2। चलिए अब एक्सपेरिमेंटली पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है। तो हमने ये पता किया कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है, तो इसको क्या बोलूंगा? ओके, पता लग गया कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री। चलिए तो पहला काम हमारा ये होता है
जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं, तब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है वो बनी ही किसके लिए है, किसके लिए बनी है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, ऑर्डर जो टर्म है, ध्यान से नहीं है, जो ऑर्डर जो टर्म है बता रहा हूं अभी से कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन पे भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे यानी जो मल्टीपल स्टेप में होती है उस पे भी एप्लीकेबल है। बट जैसे आप मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो इसका संबंध सिर्फ एक से है, क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन से। चलिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि ये रिएक्शन वन स्टेप में होती है, मान लिया एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं एंड मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। तो डियर अगर मैं इसमें रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, चेक करना, रेट इज इक्वल टू के, है ना, और एच आई चेक कीजिएगा, एच आई का ऐसे, ठीक है, एच आई रेस्ट अमाउंट, फाइन। अब बताइए कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, एच आई एक मॉलिक्यूल होता है। तो इस रिएक्शन के लिए आप साफ कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है इस रिएक्शन की वो कितनी है बच्चा, 2, बढ़िया, ठीक है। एंड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और आप एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करके ये कह चुके हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी इस केस में, ये भी 2 हो गया, ठीक है। एंड चूंकि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कैसा हो गया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, ठीक हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक और रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मैं FeCl3 की रिएक्शन कराता हूं SnCl2 से, ठीक है बच्चा, तो ये मुझे देगा FeCl2 प्लस SnCl4, ठीक है। तो ऐसे लीजिए इसको, 2FeCl3 कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आ गया, चेक कीजिए, बैलेंस होगी, 3 2 6 8 4 8, ठीक है। अब ये रिएक्शन है आपके पास। अब पहले वही बात देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा चल क्या रहा है कि भाई ये रिएक्शन क्या एलिमेंट्री है, वो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया तो पता लगा भी ये एक स्टेप में होती है, ठीक, ओके। तो पता लग गया कि ये रिएक्शन भी कैसी है, एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री में अब मैं बात करूंगा भाई मॉलिक्यूलरिटी की, ठीक है। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो मैं मॉलिक्यूलरिटी टर्म को यूज नहीं करूंगा, ठीक है बच्चा, ओके। अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो पहले आपने लिखा रेट एक्सप्रेशन, क्या लिखूं, रेट इज इक्वल टू के, और यहां लिखना चाहूंगा FeCl3 रेज़ टू पावर 2, और दूसरा आपका स्पीसीज क्या है, SnCl2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है बच्चा। तो इस रिएक्शन में जब आप बात करते हो तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, ध्यान देखिएगा, इस रिएक्शन की आपने मॉलिक्यूलरिटी की बात की तो कितनी आई, 2 + 1 3। अब देखिए, ध्यान देखिएगा, SN2 मॉलिक्यूल है या नहीं है, FeCl3 मॉलिक्यूल्स है या नहीं है, वो एक अलग बात है। इसको आप आयनिक स्पीसीज मानते हैं, कोवलेंट मानते हो, एक अलग कहानी है। लेकिन हमने कहा ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो आपको स्पीसीज है वो आयनिक है, कोवलेंट है, कैसी आयंस है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना देखिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, चेक कीजिए, 2 यहां पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। एंड जब ऑर्डर की बात करेंगे तो जब ऑर्डर की बात करोगे तो भी वही कितना होगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। तो यानी इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, या एक और नाम देते हैं कुछ लोग, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या आप बोलो टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है बच्चा। अब एक चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको यूनिमॉलिक्यूलर की बात की, राइट, बायोमॉलिक्यूलर की बात की, टर मॉलिक्यूलर की बात की, मैं टेट्रा की बात नहीं करूंगा, पूछो क्यों, ठीक है। अभी बताया आपको मैंने कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, ठीक है, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई एग्जांपल आपको मैंने नहीं दे सकता कि इसमें 4 मॉलिक्यूलरिटी हो, करेक्ट, इसमें 4 मॉलिक्यूलरिटी हो, ठीक है बच्चे। और अब मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात, ध्यान सुनिएगा, इसे आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब देखिए, अब क्या बताऊंगा आपको मैं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सपोज एक रिएक्शन में लिखा है 2A प्लस 3B प्लस 4C दैट गिव्स यू सपोज 6D प्लस 7, या चलो 2A, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई ऐसे एक रिएक्शन एग्जांपल है। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपके सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है और आपसे बोले कि भाई बताइए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी क्या है, तो आप बोलोगे भाई, क्या आप ऐसा बोलोगे क्या, 2 प्लस 3 प्लस 2 5 एंड 4 9, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 9, क्या ऐसा बोलोगे? नहीं, मतलब नहीं होता। आप इसको 9 मॉलिक्यूलरिटी बोल ही नहीं सकते, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 9 नहीं हो सकती है और एट द मोस्ट हमने कहा 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है। और ध्यान सुनना बच्चे, अगर यहां पे 2A है प्लस 3B है प्लस 4C है, इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, और अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी होगी? 9। तो क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 9 होगी? आंसर इज नो। क्योंकि हमने बोला कि एट द मोस्ट 3 मॉलिक्यूल्स ही साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं? कोलाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन होगी वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है बच्चा। तो ये रिएक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है, यानी कि ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि ये एक स्टेप पे नहीं होगी, मल्टीपल स्टेप हो गया। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आई थी कि हमें कैसे पता लगता है कि मल्टीपल स्टेप में हो रही होगी, तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूलरिटी एक इंडिकेशन होता है कि वो जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, वो अलग बात है। एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं, ये सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। आप और मैं तय नहीं करते, एक्सपेरिमेंट्स तय करते हैं कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करें? तो आपने यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर या टर्मॉलिक्यूलर आपने रिएक्शंस की बात की। अच्छा, एक बात और भी, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए मेरे भाई को। देखिए, एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ रिएक्शन, ध्यान सुनिए जरा, कुछ मैं चेंज करूंगा इसमें। एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in a single step, in a single step, full stop. In general, the order and molecularity, देखिए, in general the order and molecularity, in general the order and molecularity of the elementary reaction is same. In general, the order and molecularity of an elementary reaction is same. In general है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। अब कहाँ नहीं होगा? अभी ऐसा केस लेते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। अब बात ये है, मैंने कहा था एक चीज याद रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो जो एक स्टेप में होती है और वो एक्सपेरिमेंटल होती है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, सब जगह आपको यही मिलेगा। CH3COO-CH5 को अगर आपने वाटर दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H- एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपको देगा CH3COOH प्लस आपको देता है क्या? C2H5OH। चलिए, और इसको आप जानते हैं, ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, आप जानते हैं, इसे आप बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फाइन। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या होगी? चलिए खास बात पता करते हैं। अगर मैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? रेट शुड बी इक्वल टू के, कोई शक नहीं, और मैं लिखूंगा यहां पे CH3COO-C2H5, ठीक है, और यहां लिखना चाहूंगा H2। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप ये बताओ कि क्या यह एलिमेंट्री रिएक्शन है?
अब उससे पहले पूछो, अब मैं बता रहा हूं हाँ है। ये रिएक्शन को आपने देखा था एक्सपेरिमेंटली कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन एक स्टेप पे हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहते हैं ठीक है, आपने मुझे ये बताया, अब आगे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो मैंने पूछा अब बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो आपको साफ दिख रही है, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका। तो आपने कहा ठीक है कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, बेटा इसको ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा, 2। मानिए अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, तभी एलिमेंट्री रिएक्शन है। ध्यान सुनना, अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, और अगर इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली आपको वेरीफाई कीजिए तो पता लगता है ये भी ऐसा होना चाहिए और ये भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ऑर्डर 2 होने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहां 1 हो यहां 1 हो तो ये 2 हो, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर ही रहा ना, तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। लेकिन माय डियर ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, जब आप इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप जरा ऑर्डर का जो बेसिक कंसेप्ट था जरा उसे जरा ध्यान रखिए। ऑर्डर का बेसिक कंसेप्ट क्या था, ऑर्डर क्या था, जब भी आप किसी रिएक्शन में, बहुत ध्यान सुनना, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, जब भी किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट का जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो पहली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन में आप किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट करना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं तो ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बताता था ऑर्डर। अगर ऐसा हो कि आप कितना भी चेंज कर लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन वहां चेंज नहीं हो रहा है तो ऑर्डर था 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस कितना भी आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लीजिए रिएक्टेंट का, इट इज नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर था। उसी हिसाब से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन आप इससे बोलते थे। और मैंने कहा था ऑर्डर जो होता है वो हाफ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है, ये सारी बातें हम कर चुके, ठीक है बच्चा। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल अगर इसका पार्टिसिपेट करेगा तो H2 आपने कितना भी ले रखा हो, कितना भी ले रखा हो, ठीक है, उसे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली 1। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट में एक मॉलिक्यूल वाटर का आप लेंगे नहीं, आपने एस्टर के कुछ ml लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपने एक्सपेरिमेंटली क्या करोगे, एस्टर आपने टेस्ट ट्यूब में रखा और आपने पानी लिया बीकर में और आपने इसको डाल दिया पानी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब ये रिएक्शन हो रही है प्रैक्टिकली ये कि आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया एस्टर, आपने बीकर में पानी लिया है, उसमें एसिड डाला हुआ है, अब उसे आप डाल दिया, अब हाइड्रोलिसिस हो रही है, यानी आपने पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा रखा है, बहुत ज्यादा, यानी आपके पास ये जो पानी है ये एक्चुअली में आपने रखा है एक्सेस में। कैसा है एक्सेस में, यानी पानी एक्सेस में है, यानी कि अगर कोई चीज बहुत एक्सेस में है तो उसमें से जरा सा एक मॉलिक्यूल, सोचो एक मॉलिक्यूल इसमें से उठा के आपने इसका रिएक्शन करा दिया, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो आप कह सकते हैं कि क्या इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। अगर मान लीजिए, बेटा मैं बार बार बात कर रहा हूं, हर चीज क्लियर कहूंगा, वो ये कि अगर मान लीजिए वाटर को आपने एक्सेस में ले रखा, खूब ले रखा आपने, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप ऐसे ही करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट ही ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ऐसे में अब आपको साफ पता है कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल को ही लेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए जितने भी बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रहेंगे ना ऐसे अनयूज्ड, तो इसके कंपैरिजन में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले रखा है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज इस रिएक्शन के रेट को तो इफेक्ट करेगा नहीं। सोचो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज, आपने एक ही मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट किया, तो क्या वो उसके रेट को चेंज करेगा, आंसर इज नो, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाटर शुड बी 0। क्या बोला, शुड बी 0, क्यों, क्योंकि आपने एक्सेस में ले लिया, तो एक्सेस में जब भी आप लेंगे, राइट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसा हो जाता है, नेग्लिजिबल, यानी कि H2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज नॉट अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना हो गया, 0, ठीक है बच्चा। या ऐसे कहिए कि ये जो आपने लिया है ये कैसा रहा, या ये कैसा रहा, कांस्टेंट, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, इसका चेंज हम कंसीडर नहीं कर रहे, चलिए इतने में से एक मॉलिक्यूल लिया है तो कुछ भी नहीं,
कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका चेंज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो कैसा हो गया कांस्टेंट। और ऐसा हुआ तो चेक कीजिएगा, यहां पे क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, के रेट कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये दोनों कांस्टेंट है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिखने वाला हूं एक नई चीज, क्या, रेट इज इक्वल टू के डैश, ठीक है। और क्या लिख दूं, CH3COOC2H5, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, राइट। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको ये पता लगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलर सेम हो जरूरी नहीं। इससे मैं लिखवाया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन इज वन फॉर होम इन जनरल द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी केस में ऐसा हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन होने के बावजूद, क्यों, क्योंकि एक स्टेप में होती है रिएक्शन, इसके बावजूद इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है 2, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कमिंग टू बी कितना बेटा 1, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं स्यूडो, क्या लिखते हैं, मैं देता हूं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम, कहां लिख दो, यार लिख दो, चलो, ऐसे रिएक्शन का नाम होता है, क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो, मतलब झूठा, सुना होगा आपने, स्यूडोपोडिया, फॉस्फेट, याद है आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है पर झूठी है, कुछ हल्का सा झूठा है, क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के कांसेप्ट में एक झूठ बोल दिया, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एग्जांपल हुआ। चलिए एक काम करते हैं, इससे एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे कांसेप्ट का, ठीक है। अच्छा, इसे डिफाइन कैसे करेंगे यार, एक काम करते हैं, एक डेफिनेशन लिखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सके, आप जरा डेफिनेशन लिखिए, देखिए द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या सुनना, द टाइप ऑफ रिएक्शन, हम डेफिनेशन कर रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, द टाइप ऑफ रिएक्शन which is actually a higher order reaction, देखिए, the type of reaction which is actually a higher order reaction, the type of reaction which is actually a higher order reaction, but following certain conditions, it behaves or becomes, following certain conditions it behaves or becomes a first order reaction, comma, the type of reaction is known as pseudo first order reaction. So this type of reaction is known as pseudo first order reaction. क्या पता लगा कि जनरली हायर ऑर्डर की होनी चाहिए, जनरली हायर ऑर्डर, बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है बेटा, कि अगर आपने एक लार्ज एक्सेस में दिया तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो लोअर ऑर्डर की होगी। जितनी ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना कर रहे थे एक्सपेक्ट, 1 + 1 2, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन बताया कि अगर उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी कितनी होगी 2, तो ऑर्डर होनी कितनी चाहिए, चेक करना जरा, ऑर्डर इसका कितना होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए, बट निकला कितना, इसका निकलता कितना है बेटा 1, ठीक है। तो ऑर्डर होना चाहिए कुछ और, क्यों, एलिमेंट्री रिएक्शन ये बताती है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होना चाहिए, बट इसके एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी 1, क्यों, क्योंकि आपने इसे ले लार्ज एक्सेस में, इसलिए बेटा इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं सेम कंसेप्ट, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। वो एग्जांपल क्या होगा वो चेक करते हैं, वो एग्जांपल ये होगा बेटा, क्या सुन, एक और बहुत पॉपुलर इक्वेशन है C12H22O11, ठीक है, केन शुगर सब लोग जानते हैं। अगर मैं इसका भी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है बच्चा, सेम कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं, तो इट फॉर्म C6H12O6 ग्लूकोज प्लस इट गिव्स यू C6H12O6 फ्रक्टोज, ठीक है। ये एक्चुअली रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ शुगर की। इन्वर्जन ऑफ शुगर किसको बोलते हैं, वेट कीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तो उस पे इन्वर्स शुगर एक टर्म आएगा, मैं तब समझाऊंगा। फिलहाल हमारे काम की चीज यहाँ पे क्या है, वो ये
कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 इस पे डिपेंड करेगा और डिपेंड करना चाहिए H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। ये भी बाय एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही है, यानी इट मस्ट बी टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है। और इसके बाद जब आप बात करेंगे तो वही काम, सेम काम, कोई डिफरेंस नहीं बेटा। व्हेन वी टेक H2O किस में, एक लार्ज एक्सिस में लेंगे, ये आपने ले लिया लार्ज एक्सिस में, ठीक है। और ऐसा करते ही साथ जब आप रेट की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। रेट इज इक्वल टू K डैश और क्या लिखूं बेटा, C12H22O11, ठीक है बच्चा। और जहां पर ध्यान सुने बच्चे, जो K डैश है चेक कीजिएगा, K डैश इज इक्वल टू K इंटू H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो K डैश है वो K इंटू H2O है, मैंने कहा ना ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको K डैश की वैल्यू बता देगी, ठीक है। तो कभी कभी अच्छा एक चीज और, अब इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्यूडो फॉस्फोराइड रिएक्शन है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला वही है जो आप पहले यूज करते हैं, क्या बेटा, फॉर्मूला इसके लिए बनेगा K इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, अपॉन T। वहां हमने लिखा था log A अपॉन A माइनस x, या लिखते थे वहां पे A नॉट अपॉन A, याद है आपको, है ना। छोटा सा काम करना है आपको, यहां पे सिर्फ इतना फॉर्मूला बनेगा, log ऑफ C नॉट अपॉन C, खत्म, इतनी सी बात, log ऑफ C नॉट अपॉन C, जहां पे C नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसका, इसका, शुगर का, और C क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, ठीक, तरीका सेम, ठीक है बच्चा। चलिए ये भी एग्जांपल किसका था, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल ऐसा लेते हैं, ठीक है, याद सुनना बच्चे। सपोज एक क्वेश्चन है 2A प्लस B दैट गिव्स यू C, ठीक है बच्चा। एंड इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि भाई ये हमें पता लग गया कि ये रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आपकी कैसी है, एलिमेंट्री है। और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, ये कंसीडर करेंगे और इसमें ये कह दिया आपको कि B is taken in large axis, है ना, B is taken in axis, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये मेंशन नहीं किया कि B is taken in large axis, तो क्या करते हैं, तो साफ लिखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, the rate is equal to K A raised to power 2 and B raised to power 1। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर विल बी सेम। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बेटा, दैट्स ना बच्चे, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इसकी, कितनी होगी 2 + 1, याद रखो 2A + B कितना 3 हो गया, फाइन, ठीक है। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना होता है इसका, यही करते हैं 2 + 1 3 हो गया, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम होता। लेकिन जैसे इसने बोला कि हमने B को ले लिया लार्ज एक्सिस में, ठीक है बच्चे, तो B raised to power 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कांस्टेंट हो गई, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो अब इसका चेंज इज नॉट अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब सब चेंज हो गया। अगर ये B एक्सिस में ले लिया तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, कितनी है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया 2, ठीक है बच्चे। क्यों, क्योंकि अब रेट एक्सप्रेशन में ऐसे लिखोगे कि रेट इज इक्वल टू K और A raised to power 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ये भी रिएक्शन कैसे होगी, स्यूडो, है ना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम होगा स्यूडो, बट ऑर्डर क्या है इसका 2, तो स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका नाम क्या बोलूंगा, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चा। ये कंसेप्ट है आपका स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। ये ध्यान रखिए, जब भी कोई लार्ज एक्सेस मिलो तो उसे कांस्टेंट ले लीजिए हमेशा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, नोट कीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल सोचूं ऐसा कुछ, मान लीजिए NO2 को मैं देता हूं CO, ध्यान सुनिएगा,
अगर मैं NO2 को देता हूं CO, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? देखा आपको क्या बनना चाहिए? ये CO2 में चेंज होगा और ये NO में चेंज होगा, राइट? क्या ये बैलेंस है? चेक कीजिएगा, हाँ ध्यान देखिएगा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक करो, बैलेंस है ना? अरे मैं दिख रहा, ओके बैलेंस है ना? चलिए, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए बात करना स्टार्ट करूं, तो अब पहले मैं देखूंगा कि इस इक्वेशन की पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली क्या कहानी है और वैसे क्या कहानी है, ठीक है? तो आप बताओ, आप क्या इसमें से देख के बता सकते हो कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ध्यान सुनना बच्चे, बताइए। तो आप मुझसे पूछोगे सर पहले ये तो बताओ कहाँ गए आप, पहले ये बताओ तो सर एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं, ठीक है बच्चा? तो माय डियर, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप, यानी कि ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री नहीं हुई, क्या हुई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, तो ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं? वो भी एक्सपेरिमेंटली। वो कितना था? तो पता ये लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K और NO2 रेज़्ड टू पावर 2। जरा से आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है? ये हो गया, राइट? अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये NO2 रेज़्ड टू पावर 2 था और CO रेज़्ड टू पावर 0 था, मैं ये लिखता हूं CO कितना है? रेज़्ड टू पावर 0, मैं ऐसे लिखता हूं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2, फाइन। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, ठीक है बेटा? ध्यान से लग रहा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। NO2 plus CO that gives you CO2 plus NO2, सिंपल बैलेंस इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि भैया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं, तो मैं बता रहा हूं नहीं है, मैंने बताया एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो बच्चे सीधी सी बात ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर पूछा आपसे और मॉलिक्यूलरिटी पूछी आपसे, ठीक है? ऑर्डर कैसा था इसका? एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वल्स टू K NO2 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि ये 0 था मान लीजिए, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आपका कितना? 2। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ठीक है? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 और 1 2, नो आइडिया, ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे होगी? नॉट डिफाइंड। कैसा हो गया? नॉट डिफाइंड। अच्छा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का रिलेशन कॉम्प्लेक्स से है ही नहीं, ऑर्डर की बात है ना, ऑर्डर की मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स से, बट मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करता, ठीक है? इसलिए इस रिएक्शन में आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। कोई सी भी रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स होगी उसके लिए ऑर्डर तो बताएंगे, जैसे ही पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चा? इसे आप नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसे खत्म करते हैं, फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक है बेटा? फटाफट नोट कीजिए, आगे चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखो बेटा, अब क्या करेंगे? अब हम ढूंढेंगे डिफरेंस बिटवीन, लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, बहुत छोटा टॉपिक है, कर लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और जितनी बातें हमने अब तक की हैं वो सारी बातें यहां पे आएंगी। पहली बात क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? कैसे बात करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या डिफाइन करता है? वो बताइए क्या? इट सिंपली टॉक्स अबाउट क्या? ध्यान सुनना बच्चे, कि इट टॉक्स अबाउट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? दैट affects the rate of reaction, ठीक है? इसकी बात करता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी किसकी बात करेगा? नंबर ऑफ, पहली बात करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, बेयर कर लीजिएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक, इसकी बात करता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, लिखता हूं दोबारा, इट इज एप्लीकेबल टू क्या? कौन सा? कॉम्प्लेक्स, टू कॉम्प्लेक्स एज वेल एज क्या? बताइए, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मतलब है वो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों रिएक्शन को होगा।
अब क्या इसमें लिखेंगे, इट हैज गॉट नो मीनिंग्स, इट हैज नो मीनिंग फॉर, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, एंड इज एप्लीकेबल, and is applicable to elementary reaction only, to elementary reaction only, ठीक है, clear? Third point, most important, order of reaction can be zero, whole number, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है बच्चे, बट मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी आप समझ सकते हैं, इट कैन बी आइदर, इट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो मॉलिक्युलरिटी होगी ना तो जीरो हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बच्चा, इसे जरा फटाफट टेस्ट कीजिए, फटाफट देखिए जरा, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज लिख देते हैं, 4 पॉइंट फिर खत्म हो जाएगा, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या, एक्सपेरिमेंटल, दिख रहा है आपको सबको, यहाँ आ गया, हाँ दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली determined, order of reaction is experimentally determined, ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, दिस इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, कैसा है, थियोरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है बच्चा, तो क्या क्या पता लगा, ध्यान सुनिए, दोबारा लिखते हैं एक बार, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर बात करता है, और ये बात करता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करता है, दूसरी बात, इसे एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि इट हैज गॉट नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट हैज गॉट ओनली थिंग्स टू डू विद एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, फ्रैक्शन, नेगेटिव, व्हाटएवर, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, जीरो मींस कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, और कैसे करते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, सो ऑडियंस, ये हुआ आपका मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट खत्म, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो शायद पसंद आया हो, एंड सॉरी फॉर द पुअर हैंडराइटिंग, ठीक है डियर, जस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज उस बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाइएगा, और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर के, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है, इनफैक्ट सारे चैप्टर के नोट्स मैं अपनी इस चैनल पे रख रहा हूँ, ठीक है, और वो आप सारे चैप्टर के नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं, एक साथ एक कंपाइलेशन है मेरे पास, वो मैं आपको रख देता हूँ, और आप वहाँ से आप ले सकते हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेस इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज हु डू द क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस जो सीरीज है उसे भी फॉलो करते रहिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड डे।